स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट समझते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म को। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म का मतलब ये होता है कि जब ट्रांसपोर्टेशन होती है डिफरेंट यूज़फुल सब्सटेंसेस की या हार्मफुल सब्सटेंसेस की अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा सेल अपने इन्वायरमेंट के साथ कंटेक्ट में रहता है। सेल हमेशा अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ मटीरियल कर रहा होता है। जो चीज़ें सेल की रिक्वायरमेंट है वो अपने इन्वायरमेंट से ले लेगा और फिर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होगी और उसके रिजल्ट में जो हार्मफुल मेटाबोलाइट्स बनेंगे तो उनको सेल अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस बाहर निकालेगा। तो इसको हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बोल रहे होते हैं। अब सेल अपने इन्वायरमेंट से कौन कौन सी चीज़ें लेता है, ये आपके बुक के अंदर मेंशन है कि फूड ले रहा होता है, यानी कि ग्लूकोज, आइंस लेता है, साल्ट्स लेता है या इमाइनो एसिड्स ले रहा होता है, विटामिन्स ले रहा होता है, वाटर सेल की रिक्वायरमेंट है जो अपने इन्वायरमेंट से यानी कि बाहर से ले रहा होता है, या ऑक्सीजन सेल को चाहिए होती है। इसी तरीके से सेल जब मेटाबॉलिज्म कर लेता है तो वो जो हार्मफुल मेटाबोलाइट्स है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र है कि फिर ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर मूव कर जाती है। तो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही है क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन तो वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब जिस तरीके से पहला फैक्टर यहाँ पर मेंशन है कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अब जिस तरीके से हम ये बोलते हैं कि ये मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है और ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो जो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन होगी तो इट मीन कि वो तो हर एक चीज़ को अलाउ कर देगी। लेकिन अगर कोई मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होगी तो इट मीन कि वो तो सिर्फ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही अलाउ करेगी मूवमेंट के लिए। तो जो चीज़ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव कर रही है वो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे डिपेंड कर रही होती है। सोलूट की कंसंट्रेशन यानी कि सोलूट के नंबर पे भी डिपेंड करती है ये मूवमेंट, और जो सोलूट का साइज़ है या उसके ऊपर जो चार्ज है तो उस पर भी ये डिपेंडेंसी होती है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि जिन प्रोसेसेस के थ्रू, जिन तरीक़ेकार से ये सेल हमारे ये सब्सटेंसेस हमारे सेल के अंदर जाते हैं या बाहर निकलते हैं उनको हम यहाँ पर मैकेनिज़म्स बोल रहे हैं, और ये मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे टाइप ऑफ मैकेनिज़्म को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दरमियान बेसिक डिफरेंस यही है कि दोनों तरीक़ेकार में मूवमेंट तो होती है सब्सटेंसेस की, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी चाहिए होती है। हम यहाँ से भी इसको पढ़ लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं जब मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स देयर लोअर कंसनट्रेशन। जब सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे होते हैं तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जब हम हाई से लो की तरफ आते हैं तो इट मीन कि हम डाउन आ रहे होते हैं, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब हमें कुछ ही देर में समझ आ जाएगा। हमने पहले भी बात की कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें किसी किस्म की एनर्जी नहीं चाहिए होती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, चीज़ें क्यों हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही होती है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि चूँकि हायर है एक साइड पे और दूसरे साइड पे लोअर है, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये दोनों साइड्स पर इक्वल हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स का नंबर। तो ये इक्वलाइज करता है द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द 2 साइड्स ऑफ द सेल। तो ये इंपॉर्टेंस है पैसिव ट्रांसपोर्ट की। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझते हैं जो कि बिल्कुल उलट है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट होगी सब्सटेंसेस की फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन। एक साइड पे लो है और दूसरे साइड पे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये लो से हाई की तरफ जा रहे होते हैं। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम एक तरीके से समझ लेते हैं कि ये नेचर की तरफ काम हो रहा होता है, इसलिए किसी किस्म की एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन चूँकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें एनर्जी चाहिए होती है, और यहाँ पर हम डाउन से अप की तरफ जा रहे होते हैं, अपवर्ड मूवमेंट होती है, और ये हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होती हैं। जब सब्सटेंसेस लोअर से हायर की तरफ जा रहे होते हैं तो इट मीन के एक साइड जिस पे लोअर थे और उससे वो सारे के सारे उठकर दूसरे हायर साइड पर आ गए, तो वो जो लोअर साइड तो उस पर तो कुछ भी बाकी ना बचा। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये एक्यूमुलेट कर देता है द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन वन साइड ऑफ द सेल। जब हम चाहते हैं कि सारे के सारे सब्सटेंसेस सेल के अंदर ही आ जाए, या हम कभी कभार ऐसे चाहते हैं कि सारे के सारे सब्सटेंसेस सेल के बाहर ही चले जाए, तो फिर इस प्रोसेस के लिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हम कर रहे होते हैं। अब हम डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स, अब हम पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट की 3 टाइप्स होती है, एक है सिंपल डिफ्यूजन, एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक है ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हम सिंपल डिफ्यूजन को स्टडी करते हैं। सिंपल डिफ्यूजन चूँकि पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, इसलिए यहाँ पर सब्सटेंसेस हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेंगे और इनकी मूवमेंट के लिए कोई भी प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बल्कि ये खुद ब खुद मूव कर रहे होते हैं अपने हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। अब जब हम स्टडी कर रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन को, तो उसमें हमने ये बोला था कि ये अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डाउन जा रहे होते हैं। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस होता है। यहाँ पर और यहाँ पर इस दोनों साइड्स पे जो मॉलिक्यूल्स के नंबर में डिफरेंस पाया जाता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। और चूँकि ये हायर से लोअर की तरफ जा रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स को स्टडी कर लेते हैं। जब मूवमेंट होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये सिंपल डिफ्यूजन के रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। जब वाटर मूव कर रहा होता है, जब गैसेज मूव कर रहे होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब हम एक ऐसा सीन कंसिडर कर लेते हैं जहाँ पे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और वो मूवमेंट करना चाहते हैं। तो क्या वो दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम एक तरफ ही, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे या अपने अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूजन करना चाहते हैं एट द सेम टाइम, तो ईच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल मूव डाउन इट्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल अपनी अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाएगा, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर नहीं डिपेंड करेगा कि ये उस तरफ जा रहा है तो मैं भी उस तरफ चला जाऊँ, नहीं, बल्कि ये अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को देखेगा। इसकी एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर ह्यूमन लंग्स में से जब मूवमेंट होती है ऑक्सीजन की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। ये हमारा ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड मौजूद रहता है और ये एल्वोलाई है जहाँ पर हम जो एयर को इनहेल करते हैं तो वो आ रही होती है। अब जो एयर हमने इनहेल की हुई उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन एल्वोलाई वाली एयर से हमारे ब्लड का पार्ट बनेगा। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि ये तो वो ब्लड है जो हमारे सेल्स की तरफ, हमारे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ से आ रहा है और इन बॉडी ऑर्गन्स ने मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर लिया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा हो गई और जो एयर एल्वोलाई के अंदर मौजूद है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से हमारे एल्वोलाई का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने एंड कार्बन डाइऑक्साइड ने एट अ टाइम डिफ्यूजन की, बट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन एनदर, इन्होंने अपने अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट की है। तो यह हमने सिंपल डिफ्यूजन को पढ़ लिया कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ तो जा रहे होते हैं, लेकिन ना इनको एनर्जी चाहिए और किसी किस्म के प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की नेक्स्ट टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेशन का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, किसी को मोटिवेट कर देना, किसी की असिस्टेंस करना। हम तो यहाँ पर डिफ्यूजन तो हो रही होती है। डिफ्यूजन मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस मूव कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर हमें किसी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है और ये असिस्टेंस हमें स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रोवाइड कर देते हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। इससे पहले भी हमने इनको पढ़ा था कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है चैनल प्रोटीन्स और एक है कैरियर प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स के बारे में हमने ये बोला था कि ये जस्ट एक पैसेज वे है जहाँ से मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद मूव कर चले जाते हैं, ये बाइंडिंग नहीं करते हैं हमारे इन चैनल प्रोटीन्स के साथ। और कैरियर प्रोटीन्स के बारे में हमने ये कहा था कि ये एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग करते हैं, फिर अपनी शेप चेंज करते हैं और उसके बाद इस मॉलिक्यूल को अक्रॉस द सेल हम उनकी मूवमेंट हम करवा देते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हम ये होता है। अब यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन्स हैं इसका एक लिहाज से डिसएडवांटेज ये भी होता है कि चूँकि इनकी एक प्रॉपर शेप होती है, इसलिए अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ आता है तो ये शेप बिगड़ सकती है, या अगर ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड कंडीशन में हो तो तब भी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इफेक्ट हो सकती है। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में हुए तो फिर तो ये इस पर डिपेंड करेंगे कि ये मॉलिक्यूल जाएंगे और बाइंड करेंगे और फिर हम ये वो होंगी दूसरी साइड पर इनको छोड़ा जाएगा।
लेकिन जो चैनल प्रोटीन्स है तो चूँकि तो वो रास्ता है वो खुद ब खुद मूव कर कर जा रहे होते हैं। यहाँ पे गाड़ी हमें चाहिए और वहाँ पर वो पैदल जा रहे होते हैं। आप इस तरीके से भी आप एग्जांपल समझ लीजिए। तो जब गाड़ी नहीं होगी तो जो मूवमेंट है तो वो इफ़ेक्ट हो जाएगी। जो चैनल प्रोटीन्स हैं उनके बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं कि ओपन चैनल प्रोटीन्स हैं, ये वाले जो मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं। इनका कोई दरवाज़ा नहीं होता है, ये हमेशा के हमेशा ही ओपन रहते हैं, चाहे वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है या नहीं है। तो इसको हमने कहा ओपन चैनल प्रोटीन। और दूसरे टाइप के चैनल प्रोटीन्स को हम कहते हैं गेटेड चैनल प्रोटीन्स। इनका प्रॉपर एक गेट होता है, दरवाज़ा होता है, और वो दरवाज़ा हमेशा खुला नहीं रहता है, हमेशा बंद रहता है। जस्ट उस टाइम में खुला रहेगा जब हमें उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होगी, या वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आ जाएगा तो तब ये दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये दोनों चैनल्स एट अ टाइम खुले रहते हैं? तो इसका आंसर ये है कि ये वाला तो हर टाइम खुला रहता है, ये उस मॉलिक्यूल की प्रेजेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन ये दोनों कब ओपन होते हैं? ये दोनों तब ओपन होते हैं जब हमें उस मॉलिक्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसका दरवाज़ा भी खोल देते हैं, और वो जिस रास्ते से ख़ुद आ रहा था तो वो तो हमेशा ही ओपन है। और जो कैरियर प्रोटीन्स है उसको हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो चूँकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमारे हेल्पर्स मौजूद है, इसलिए इस तरीक़ेकार से मूवमेंट फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में तो वो मॉलिक्यूल खुद मूव कर कर हम जा रहा होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो वो किस तरीक़ेकार से होती है। अब हम थर्ड कैटेगरी को डिस्कस करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की, दैट इज़ ऑस्मोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है तो इसलिए सब्सटेंसेस हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। डाउन देयर कंसंट्रेशन हम ग्रेडियंट, तो यहाँ पे मूवमेंट होगी जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स की। ये टर्म ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ हम वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टूवर्ड्स एन एरिया ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। बट अब यहाँ पर हमने शर्त रख दी है। शर्त क्या है कि ये मूवमेंट होगी एक ऐसे मेम्ब्रेन के अक्रॉस है जिसमें छोटे छोटे से पोर्स मौजूद होंगे जो सेमी परमिएबल होगा, और ये पोर्स इतने ज़्यादा छोटे होंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही गुजर पाएंगे, कोई और मॉलिक्यूल यहाँ से नहीं गुजर पाएगा। जिस तरीके से साल्ट्स है या आइंस वगैरह होंगे तो फिर वो यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तो ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए होता है, और ये हमारी मेम्ब्रेन्स के ऊपर टाइनी पोर्स के ज़रिए मूव कर रहा होता है। मैंने यहाँ पर ये बनाई भी हुए हैं यहाँ पर, और इन पोर्स का अपना एक स्पेसिफिक नेम है, इनको एक्वापोरिन्स कहा जाता है। एक्वा मीन वाटर और पोरिन्स मीन पोर्स। तो ये पोर्स जो हमारी इस सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं ये चैनल प्रोटीन्स होते हैं, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ही अलाउ कर पाते हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि कोई और यहाँ से गुजर नहीं पाता है। नॉट लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक दैट ऑफ शुगर एंड साल्ट्स। तो ये हमने समझा कि जब वाटर किसी पोर्स के ज़रिए, किसी चैनल प्रोटीन्स के ज़रिए मूव करता है तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं उनकी एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि एक तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़ुद भी सेमी परमिएबल है, वो उसमें एक्वापोरिन्स मौजूद है। लेकिन जो एग की मेम्ब्रेन है या पार्चमेंट पेपर है या सेलोफिन पेपर है, ये एग्जांपल है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स की। पार्चमेंट पेपर और सेलोफिन पेपर ये दोनों किचन में यूज़ होते हैं, डेली हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं। पार्चमेंट पेपर बेकिंग पर्पस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, और जो सेलोफिन पेपर है ये पतला सा एक पेपर होता है जिसको रैपिंग के लिए या पैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस आपकी बुक के अंदर मैंशन है कि जब हम बहुत ज़्यादा साल्टी फूड खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्वीट फूड खा लेते हैं तो उसके बाद हमें प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है। वो प्यास इसलिए लगनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि सेल के अंदर हमारी किडनीज़ की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि किडनीज़ के सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट्स एकमुलेट हो जाता है, तो फिर हमें वाटर को बहुत हाई बल्क में अंदर लाना पड़ता है। तो अब वाटर तो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए आ रहा है, लेकिन अब हमें ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा वाटर आ जाए। तो हम ये चाहेंगे कि इसके जो रास्ते हैं, इसके जो पोर्स हैं तो वो भी हम ओपन कर दें, तो फिर एक्वापोरिन्स के ज़रिए भी वो अंदर हमने आने लग जाता है। तो अगर हमें वाटर की मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है तो तब हम उसको ऑस्मोसिस के ज़रिए भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। या दूसरी एग्जांपल आपकी बुक के अंदर मेंशन है कि जब डायलिसिस होती है किडनीज़ की, मतलब कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं जब उनका ब्लड डायलेज़र मशीन से गुजारा जाता है, तो जो डायलेज़र मशीन के अंदर पाइप्स लगी हुई होती है वो भी सेमी परमिएबल होती है, वो भी वाटर
मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ कर सकते हैं, वो किसी और चीज़ को अलाउ नहीं कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर इतना याद रखो कि डायलेजर मशीन की ट्यूब्स सेमी परमेबल होती है। एंड थर्ड एग्जांपल आपकी बुक के अंदर मेंशन है स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स एंड सीड्स व्हेन दे आर सॉक्ड इन वाटर। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम चावल पकाते हैं उसके लिए जो रेजिन्स हम पानी में भिगो देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद वो स्वेल हो जाते हैं। वो स्वेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, बोलते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि उनके बाहर तो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हम रहते हैं। इसी तरीके से अगर आप चने वगैरह को देख ले तो चनों को भी बॉईल करने से पहले हम पानी में भिगो देते हैं, सॉक कर देते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद वो स्वेल हो जाते। तो ये वाटर की एब्जॉर्प्शन की वजह से या वाटर के ऑस्मोसिस की वजह से होता है। तो ये हमने ऑस्मोसिस को डिस्कस कर लिया कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स अपने पोर्स के ज़रिए जाएगा तो फिर वो ऑस्मोसिस होगी। अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फास्फोबाइलिपिड मॉलिक्यूल से खुद ब खुद जा रहा है, मतलब उनके फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के सरों के दरमियान से जा रहा है खुद ही, तो फिर हम उसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। तो ये अपने पेपर के लिहाज से याद रखना है कि वाटर की मूवमेंट अक्रॉस द सेल दो तरीके कार से होती है, एक है सिंपल डिफ्यूजन और एक है ऑस्मोसिस। जब हमें ज़्यादा चाहिए होगा तो हम तब दोनों तरीके कार को यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा नहीं चाहिए तो फिर सिर्फ और सिर्फ वाटर की मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है। तो ये सारा है पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल डिफ्यूजन में हमने ये कहा कि सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन, न एनर्जी चाहिए न प्रोटीन चाहिए। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें एनर्जी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन हमें कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स चाहिए थे जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। उनमें से हमने चैनल प्रोटीन्स का जिक्र किया, उसमें से हमने कैरियर प्रोटीन्स का हमने जिक्र किया। चैनल प्रोटीन्स फिर दो तरह से थे, एक वो जिनके दरवाजे नहीं होते, वो हमेशा ही ओपन हम रहते हैं चाहे वो मॉलिक्यूल हो या ना हो, और ये पोर्स बना रहे होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और फिर हमने जिक्र किया कि कुछ चैनल्स प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं जिनके दरवाजे होते हैं, जिनके गेट्स होते हैं। तो वो गेट्स हर टाइम नहीं ओपन होते। हर टाइम क्यों ओपन रहेंगे? जब वो बंदा आएगा तो तभी ओपन रहेगा और जो मूवमेंट है उसको पॉसिबल बनाएगा। फिर हमने ऑस्मोसिस का जिक्र किया। ऑस्मोसिस में हमने शर्त रख दी कि मूवमेंट तो होगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, बट यहाँ पर एक मेम्ब्रेन का होना लाजमी है। मेम्ब्रेन होगी तो तभी हम इसको ऑस्मोसिस कहेंगे कि जब वाटर अपने पोर्स के ज़रिए जा रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस।